दर्शकों नमस्कार। जैसा कि हम पहले भी आपसे वादा कर चुके हैं कि हरिद्वार कुंभ के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे और अभी तक बहुत सारी जानकारियां हम आपको देते भी रहे हैं। आज इसी क्रम में कुंभ की व्यवस्थाएं और दिशा निर्देश ये हमारा विषय है। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बहुत चर्चित और युवा और जोश से पुरजोर अधिकारी, कुंभ मेला अधिकारी हमारे दीपक रावत जी हमारे बीच में हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कुंभ की व्यवस्थाएं क्या हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत दीपक जी हमारे स्टूडियो में, देहरादून स्टूडियो में आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम जानना चाहते हैं कि एसओपी आखिर क्या है। धन्यवाद शशि जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार महाकुंभ है, इसको लेकर एक स्पेशल तरह के इंस्ट्रक्शंस हमें भारत सरकार से मिले हैं और उन्हीं के मद्देनज़र स्टेट ने भी अपनी एसओपीज़ जारी की हैं। तो पहली बात तो यही है कि जो नोटिफिकेशन अवधि है मेले की, उस दौरान ये एसओपी प्रभावी रहेगी और ये जो अवधि है ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच रहेगी। और एसओपी में वैसे तो कई सारी बातें हैं, लेकिन मुख्यतः जो एसओपी है वो ये है कि मेला अवधि में जो भी श्रद्धालुगण होंगे जो मेला क्षेत्र में आएंगे उनको एक तो RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेके आनी होगी। हमारा जो पोर्टल इस पर्पस के लिए बना है उसमें अपने आप को दर्ज कराना होगा और उसके बाद वो मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। सर, कुंभ जो है आस्था का पर्व है और आस्था के इस पर्व में एसओपी पर आस्था भारी रहेगी या हार जाएगी? मुझे लगता है कि दोनों का बड़ा अच्छा बैलेंस होगा। कोई किसी से ऐसे हारेगा जीतेगा नहीं और ऐसा स्पिरिट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो कुंभ का आयोजन है बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, आप जानती ही हैं। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत हैं, हम पहले से ही एक महामारी के बीच में हैं, तो इसमें एसओपीज़ का पालन नेशनल इंटरेस्ट में भी आवश्यक है मैम। इसका अगर कोई दुष्परिणाम होता है या इसके कोई रैमिफिकेशंस होते हैं जो कि ख़राब हैं, तो वो सिर्फ हरिद्वार के लिए नहीं होंगे, वो हो सकता है कि देश भर के लिए भी ख़राब हों। इसमें फॉरेन से भी बहुत सारे हमारे श्रद्धालुगण आते हैं, तो इसका ध्यान इसलिए आवश्यक है कि इन जनरल पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ सिस्टम कहीं से चैलेंज ना हो, सब सुरक्षित होकर स्नान भी करें और बाकी सब लोग भी सेफ रहें। सर, कुंभ का बहुत बड़ा आकर्षण होता है आश्रम, सांस्कृतिक पंडाल और तरह तरह की एग्जीबिशंस जो लगती हैं, तो क्या वो इस कुंभ में हमें दिखाई देंगी या नहीं? अभी तक तो मैम जो एसओपीज़ हैं उसमें तो ये अवॉइड करने के लिए कहा गया है पंडालों को या ऐसी गैदरिंग्स को जो बहुत लंबे दिनों तक एक ही जगह पे चलें। लेकिन हरिद्वार का बहुत बड़ा आकर्षण यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो है, और गंगा जी तो खैर है ही हैं, और बहुत से हमारे यहाँ पे मठ मंदिर हैं, दक्ष मंदिर हैं, चंडी देवी हैं, मनसा देवी हैं, तो बहुत सी डेस्टिनेशंस हरिद्वार में पहले से हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देखने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब रही बात इवेंट्स की, तो इवेंट्स भी हम ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। हम इवेंट्स इस तरह से करा रहे हैं कि वो ओपन एयर इवेंट्स हो। जैसे हम एक बहुत अच्छा सैंड आर्ट फेस्टिवल कराना चाहते हैं, ऑब्वियसली खुले में होगा। हम चाहते हैं कि एक हमारे कॉन्शियस का फेस्टिवल हो, जिसमें कि मैं चाहूँगा कि विशेषकर जो महिलाएं हैं वो कॉन्च ब्लो करें, एक तरह से शंखनाद करें। इस तरह के बहुत से इवेंट्स हमने सोचे हैं। एक हमने स्ट्रीट आर्ट का फेस्टिवल सोचा है, तो इसमें एक्टिविटीज़ भरपूर रहेंगी। हम स्टेज एक्टिविटीज़ थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे जो थोड़ा खुल के हों और जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो। कुंभ, ऐसी परिस्थितियां हैं इस समय, कोरोना भी है और भीड़ है। कुंभ है तो भीड़ है। परिस्थितियां अगर कहीं बिगड़ती हैं कोरोना को लेकर, तो क्या व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से? किस तरह की व्यवस्थाएं, या कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए मैम, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एसओपीज़ में ये पहले से ही क्लियर कट कर दिया गया है कि जो मेला क्षेत्र में आएगा उसे कोविड नेगेटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो खैर यही है कि कोविड नेगेटिव जो हमारे श्रद्धालुगण होंगे वही प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अंदर अगर कुछ खराब होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर हमने कोविड के लिए स्पेशल बेड्स रिजर्व किए हुए हैं।
हरिद्वार के अस्पतालों में, देहरादून के अस्पतालों में, ऋषिकेश में, पौड़ी में, टिहरी में, और हमारी रेफरल फैसिलिटीज़ भी 4 बड़ी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर कुछ भी गलत होता है या गड़बड़ होता है तो यहाँ पे पूरा जो प्रचार है, पूरा जो उपचार है, उसका इंतज़ाम यहाँ पे रहेगा। हम टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स भी हर सेक्टर में बना रहे हैं। 150 बेड का एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल पहले से ही बन चुका है हरिद्वार में, मात्र डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी है। तो पूरी तैयारी हमारी है। हमारे इसमें 8 एजेंसीज हैं जो हमने एम्पैनल कर दी हैं कोविड टेस्टिंग के लिए, तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम टेस्टिंग भी करा पाएंगे, प्रोफाइल हम बना पाएंगे कोविड की इनकेस अगर फैलती है, और उसको चेक भी कर लेंगे। सर, कोरोना में कुंभ, कुंभ में कोरोना नहीं, कोरोना में कुंभ, किसी तरह की कोई आपात स्थिति अगर आती है तो सैनिटाइजेशन है, सफाई है, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया? क्या सैनिटाइजेशन अखाड़ों का भी होगा, शहर का भी होगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें जहाँ तक सैनिटाइजेशन की बात है तो विशेषकर वो जगह जहाँ पे कि हमारा हाथ टच होता हो, जैसे हमारी रेलिंग्स हैं, बेंचेस हैं, या फिर और कोई जगह जहाँ पे बार बार हाथ जाता हो, जैसे हमारे ऑटोज़ हैं या आप गाड़ी में बैठे हैं वहाँ पे, तो उसमें हमने घाटों पे तो व्यवस्था की है कि लगभग 100 लोग हम उनको बैकलोड उनके पास रहेगा सैनिटाइजर का, और जहाँ जहाँ श्रद्धालुगण जाएंगे वहीं पे वो स्प्रे करके उनको दे देंगे, क्योंकि अगर आप एक जगह पे इसको फिक्स कर देते हैं तो हो सकता है लोग वहाँ से ना जाएं। एक प्लान ये है। दूसरा, जो हमारे घाट हैं उस पे जो रेलिंग्स हैं और बेंचेस हैं, उसके सैनिटाइजेशन के लिए भी एक टीम रहेगी। 1000 सैनिटाइजर्स हम अलग से लगा रहे हैं जो कि फिक्स्ड होंगे, जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लगभग 10 लाख मास्क हमने ऐसे रखे हैं जिनके पास नहीं है, बाय द वे नहीं लेके आ पाए, उनको भी हम निःशुल्क वितरण करेंगे। सर, कुंभ में मीडिया सेंटर भी बनाया जाता है, तो क्योंकि पूरा विश्व भर से मीडिया कुंभ को कवर करने हमेशा आता है, तो इस बार की व्यवस्थाएं क्या हैं? हमने बहुत अच्छा मीडिया सेंटर बनाया है और मेले में बहुत प्रमुख जगह पे बनाया है। उसकी एक तरफ तो जो गंगा जी की नीलधारा है वो है, और दूसरी तरफ जो हमने एक आस्था पथ हरिद्वार में बनाया उसमें भी एक धारा आ रही है, तो बहुत खूबसूरत जगह पे है। और 500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है कोविड नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, और बाकी सब जो इंतजाम होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन का हो या फिर रुकने का हो, उसकी भी पूरी तैयारी। सर, कुंभ में इमरजेंसीज कुछ और भी होती हैं, जैसे कि कुंभ में अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है या कहीं अग्निकांड हो गया है या कोई डूब गया है, तो उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? मैम, बहुत सारे रिस्क सिनेरियोज हमारे कुंभ में होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो हमेशा से रहा है वो स्टैम्पीड्स का है। अगर भगदड़ हो जाती है, और भगदड़ का ये मतलब नहीं कि जब बहुत बड़ी भीड़ हो तभी भगदड़ हो, छोटी भीड़ में भी भगदड़ हो सकती है। तो उसके लिए पहली बार एक तो हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम बन रहा है, उस सर्वेलेंस सिस्टम में हमारे 1500 कैमरे हैं। वो 1500 कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके अंदर इनबिल्ट है, जो बता पाएंगे कि कहाँ पे भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, जो ये बता पाएंगे कौन सी पार्किंग भर रही है, जो बता पाएंगे कौन से चौराहे पे ज़्यादा भीड़ है, ताकि हम उसको लाइव मॉनिटर करते हुए और उसको वहाँ से डीकंजेस्ट करें एरिया को, लोगों को अन्य क्षेत्रों में भेजें। ऐसा पहली बार हो रहा है, और बाकी जो पारंपरिक पुलिसिंग होती है वो तो अपनी जगह रहेगी। दूसरा, सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट कुंभ में रहता है, तो उसको लेके भी हमारी तैयारी है। फायर के इंसिडेंट्स अक्सर हो जाते हैं, विशेषकर टेंट्स में, तो उसमें हमारे फायर हाइड्रेंट्स हों, फायर एक्सटिंग्विशिंग वैन्स हों, और पोस्टिंग जो होती है फायरमैन की, वो सारा प्लान तैयार है और मौके पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सर, आप एक कल्पनाशील व्यक्ति हैं, आपने खूबसूरत हरिद्वार को सजाया है, और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि शायद मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो महिलाएं अकेले स्नान करने के लिए आएँ, तो वो अपने बच्चों के साथ अगर आती हैं, छोटे बच्चों के साथ, तो उनके लिए आपने कुछ व्यवस्था, विशेष व्यवस्था की है। वो व्यवस्था क्या है? हमारा पूरा प्रयास है मैम कि ये जो कुंभ है एक तो चाइल्ड फ्रेंडली हो और विमेन फ्रेंडली हो। तो एक तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स बनाए हैं अगर बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करानी हो। साथ ही साथ ये भी प्लान है कि जिस भी पार्किंग में छोटे बच्चे उतरेंगे माँ बाप के साथ, तो हम उनको या तो पर्ची या फिर एक RFID टैग दे देंगे। इन केस अगर वो खोते हैं तो लगातार हम उनको मॉनिटर कर पाएंगे। कोई बच्चा अगर खो जाता है तो उनके लिए भी हमारी जो नज़दीकी वाली आंगनवाड़ियाँ हैं उनको हमने एनरोल कर दिया है। वहाँ पे किसी तरह से उनको शौक ना लगे, किसी तरह से वो ट्रॉमेटाइज ना हो, वहाँ पे खेल खिलौने होंगे, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, ताकि जब तक अपने
वो अपने माँ बाप से नहीं मिल जाते तब तक उनको वहाँ पे रखें। इसके अलावा जो हमारे खोया पाया केंद्र है वो भी इस बार हम उसको आईसीटी बेस्ड कर रहे हैं। वैसे पुराने तरीके जो होते हैं उसमें अनाउंसमेंट होता है पूरे मेले क्षेत्र में, वो तो रहेगा ही, लेकिन हम फोटो भी डिस्प्ले कर देंगे। इसमें हम सोशल मीडिया का भी उपयोग करेंगे और कुल मिला के चाइल्ड फ्रेंडली, विमेन फ्रेंडली हमारा कुंभ हो, ये प्रयास होगा। सर, जो टैग आप लगाएंगे वो टैग किस तरह से काम करेंगे? मैम, जो RFID टैग होता है बेसिकली अगर किसी को पहना दिया आपने तो क्योंकि एक तरह के उसमें एक तरह की IT डिवाइस है तो हम उसको लोकेट कर पाते हैं मूवमेंट को कि कौन कहाँ पे जा रहा है, तो हमें पता होगा बच्चा कहाँ पे। ओके सर, अखाड़ों और साधु संतों का सहयोग किस तरह से आपको मिल रहा है? सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा सहयोग हमें अखाड़ों से अभी तक मिला है, साधु संतों से। हरिद्वार में विभिन्न आश्रम हैं, उनसे भी पूरा सहयोग मिला है, क्योंकि हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट थी कि देखिए इस बार का जो कुंभ है इसको आप ये नहीं मान सकते कि एकदम नॉर्मल कुंभ है। हम लोग एक पैंडेमिक के बीच में बैठे हुए हैं, हमसे पहले भी पैंडेमिक रहा, अभी भी है, और आगे क्या होगा ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो इसके लिए कि विशेष प्रबंध आवश्यक हैं, उनकी ओर से भी कोऑपरेशन चाहिए, और अभी तक हमें पूरा कोऑपरेशन उनसे मिलता आया है और हमें एश्योरेंस मिला है कि आगे भी जिस तरह का कोऑपरेशन हम चाहते हों वो भी वो देते रहेंगे। कुछ यातायात के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं जो नए रूप से की गई हैं उनके बारे में भी अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं तो बेहतर। पहली बात तो हम ये व्यवस्था कर रहे हैं मैम कि जो हमारी कुंभ की ऐप है, अगर आप मान लीजिए दिल्ली से निकले, आप चंडीगढ़ से निकलें तो आप ये पता कर पाएंगे कौन सी पार्किंग खाली है। ताकि आपको ये भटकना ना पड़े शहर में कि साहब मुझे किस पार्किंग में जाना है, बहुत ये क्लैरिटी रहेगी। दूसरा, हम लोग 6 ISBTs बना रहे हैं जहाँ पे कि हमारी बसेस अलग अलग जगहों से जाएंगी, वो यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। 200 हम पार्किंग्स बना रहे हैं छोटी, जो केवल कार्स के लिए है, वो यहाँ पे आ सकते हैं, और इन सब पे जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम बन रहा है उसके कैमरे भी रहेंगे। तो कहने की बात है कि मुझे भी या फिर मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्या करंट रियल टाइम में स्थिति है, ताकि अगर कोई इंतजाम करने हो मौके पे अचानक तो वो भी किए जा सके। सर, रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बार हमें फिर से बताइए ताकि आम लोगों को पता लग सके कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कैसे उनको सुविधा मिले कि वो यहाँ आ सकें। मैम, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक रहेगा, लेकिन हम अपना जो पोर्टल है ये हम अर्ली मार्च में ही इसको खोल देंगे। तो अगर आपको जब भी आना हो आप पहले से उसमें एंटर कर सकते हैं। बहुत बेसिक सूचनाएं उसमें हमने मांगी हैं। एक नॉर्मल ID आपका होना चाहिए, कहाँ के रहने वाले हैं उसका पता होना चाहिए, उसमें आपका जो आप कोविड टेस्ट कराएंगे जो 72 घंटे पहले कराना है तो वो तो खैर आप तभी फीड करेंगे, पर रजिस्ट्रेशन आप पहले से करके रखें। जब कोविड रिपोर्ट आ जाती है नेगेटिव, उस वक्त उसको फीड करना हो, वो ऑप्शन आपके पास खुला रहेगा। कुल मिला के बहुत ही सिंपल पोर्टल है, किसी तरह की इसमें दिक्कत नहीं आई। सर, इस समय एक नई परिस्थिति पैदा हुई है कोरोना को लेकर कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, अगर वो अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो क्या उनको मान्यता है, उस सर्टिफिकेट को उनको अनुमति होगी आने की, या क्या बाधाएं हैं? मैम, बॉर्डर पे जो एंट्री होगी उसमें तो हम लोग RT-PCR को ज़रूर लेंगे ही लेंगे, क्योंकि इसमें जो वैक्सीनेशन के डोजेज़ भी हैं वो 2 डोजेज़ होते हैं, हो सकता है किसी का एक ही हो, तो वो एहतियात हम बरतेंगे। प्लस वहाँ पर डिस्टिंक्शन करने में बड़ी दिक्कत हमको आएगी, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि हम टेस्ट तो करवा ही लें। अंदर जो हमारी फोर्सेस हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, उन सब का तो हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और इसमें लगभग 5000 वैक्सीनेशंस हो भी चुके हैं। सर, कुंभ में आने वाले यात्रियों को आप क्या संदेश ऐसा देना चाहते हैं कि वो खुद भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें, पूरा कुंभ मेला सुरक्षित रहे? मेरी पहली रिक्वेस्ट तो मैडम यही होगी कि एक तो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, किसी तरह की कोई ऐसी तकलीफ़ है जिसको लेके वो और ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कोविड के, वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि आप भी इसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे, हम भी कई तरीक़ों से इसको दिखाएंगे भी सोशल मीडिया पे, तो ऐसा नहीं कि कुंभ में क्या हो रहा है उनको नहीं पता चल पाएगा, वो उसका आनंद वर्चुअली भी ले सकते हैं। सेकेंडली, मेरा ये रहेगा कि 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 65 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, वो इसको अगर अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि हम प्लास्टिक या इस तरह का कोई गार्बेज जो हमें मेला क्षेत्र में छोड़ना पड़े वो बिल्कुल कैरी ना करें, और यदि कैरी भी करते हैं तो अपने साथ एक कपड़े का थैला रखें जिसमें वो तब तक रहे जब तक कि आप वापस नहीं चले जाते, ताकि आप ये कह सकें कि आप हरिद्वार आए लेकिन अपनी ओर से आपने मिनिमम यहाँ पे कूड़ा यहाँ को दिया, और आप कह सकें कि आपने क्लीन कुंभ में
कंट्रीब्यूट किया। सर स्कूल कॉलेज ये टाइम ऐसा है जब स्कूल कॉलेज अभी खुले हैं कुछ क्लासेस के लिए, तो उनको किस तरह से मैनेज करेंगे? स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं बच्चों के कुंभ इसमें दौरान। हमारे जो हरिद्वार में जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं, मेनली चैलेंजेस हमें जो आते हैं वो केवल शाही स्नान के दिनों में आते हैं जी। तो क्योंकि अप्रैल में ये 3 दिन ऐसे पड़ेंगे जिनमें कि भारी भीड़ होने की संभावना है, तो उस दौरान हम अलग से ट्रैफिक प्लान उसका बना देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसा आप जानती हैं कांवड़ में भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर एक दिन के लिए लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र हम उनको बंद भी रखते हैं, लेकिन वो होगा भी तो बहुत कम दिन के लिए या एक आध दिन के लिए ही होगा। सर इस टाइम में आश्रम भी आते हैं, बहुत सारे आश्रम अपने कैंप लगाते हैं, तो क्या उनको अनुमति दी गई है? इसमें मैडम हरिद्वार में तो बहुत अच्छी बात यह है कि परमानेंट सेटअप बहुत बड़ा है और लगभग 5,60,000 की कैपेसिटी तो ऐसी है जो कि मेला क्षेत्र में पक्की रहने की पहले से ही है। तो अलग से अभी हम संस्थाओं को भू आवंटन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुंभ एक परंपरा भी है आयोजन के साथ साथ, तो जो पारंपरिक तौर पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं या भू आवंटन होता है वो हम ऑन पेपर ज़रूर कर देंगे, ताकि कोई ये ना बोल सके कि मेरा ये अधिकार था और ये अधिकार ही खत्म हो गया। तो कंटिन्यूटी के पर्पज से हम वो करेंगे, लेकिन क्योंकि भारत सरकार की भी SOPs आई हैं जिसमें कहा गया कि जो आपके टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, टेंट्स हैं, जहाँ पे क्लोज स्पेसेस में लोगों को रहना होगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, तो इसलिए उस ओर हम लोग अभी कदम अपने नहीं बढ़ा रहे हैं। तो सर कुछ ऐसा जो हमसे छूट गया हो और कुछ विशेष हो तो वो बताने की। मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको बहुत अच्छे रंग, बहुत अच्छी पेंटिंग्स, चाहे वो उत्तराखंड की शैली में हो या फिर हमारे उत्तराखंड कल्चर पे हो, वो आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर आस्था पथ बना है जिसमें कि गंगा जी में आप स्पर्श कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और हमारे जो ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए हमने एक मोटराइज्ड व्हीकल एक तरह का बनाया, ऑटोमेटेड, जो कि हर की पैड़ी पे पहले नहीं पहुंच पाते थे। आप जानती हैं कि सीढ़ियां बहुत ज़्यादा हैं और व्हीलचेयर का पहुंचना मुश्किल है, तो ये हमने ट्रॉली बनाई है। तो कोई भी दिव्यांग भाई बहन वहाँ पे होंगे, हम उनकी पूरी मदद भी करेंगे और वो उस ट्रॉली में बैठ के पूरे नीचे तक जहाँ पे गंगा जी बह रही हैं वहाँ तक गंगा जी का स्पर्श कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को दी ताकि वो कुंभ में पूरी तरह से सुरक्षित रहें और घर बैठे कुंभ के तमाम व्यवस्थाओं का और उस कुंभ के पुण्य का लाभ भी ले सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आभारी हैं आपके। धन्यवाद शशि जी। दर्शकों, तो देखा आपने हमारे कुंभ मेला अधिकारी, आपको एहसास हुआ होगा कि किस तरह से छोटी बारीक से बारीक चीज़ पर उनकी दृष्टि है। आपको हम लगातार इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।